रशिया पर सैंक्शंस और रशिया के उस पर रिएक्शन से हमारी जिंदगी में कैसे और क्या असर होगा, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम रूस यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर हमारी जेबों पर असर पर चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हजारों मील दूर चल रहे इस तरह के युद्ध से हमारी निजी और आर्थिक व्यवस्था में किस तरह से असर हो सकता है, इसके प्रकोप से क्या कोई बचने का रास्ता भी है, हम कैसे खुद की मदद कर सकते हैं और अपनी मदद कर कैसे देश और दुनिया की मदद कर सकते हैं। हम और आप दुनिया के बाकी सारे लोगों की तरह ही अपने देश के सरहद में महफूज महसूस करते हैं, पर सच बात तो यह है कि आज दुनिया एक छोटी सी जगह बन गई है और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरह के घटना आपकी और हमारी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से असर कर ही देता है। इसका असर दरअसल कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान के साथ मिलकर रूस पर 5000 से भी ज्यादा सैंक्शंस लगाए। 5000 से भी ज्यादा। हालांकि ब्राजील, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका ने इस सैंक्शन से मना कर दिया है, उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं दिया है। और भारत, चीन और पाकिस्तान ने अभी तक इस दिशा में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। खैर, हम सैंक्शंस पर एक और वीडियो में अलग से बात करेंगे। आज का मुद्दा कुछ और है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस को ऑयल और गैस के उत्पादों से ही रिवाइव किया था। रशियन एक्सपोर्ट में ऑयल और गैस का 60% कंट्रीब्यूशन है और रशियन गवर्नमेंट का 25% रेवेन्यू जनरेशन इसी से होता है और इसी से रशिया के नेशनल रिजर्व्स को $600 बिलियन का बनाया गया। रूस से कई इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स भी दुनिया भर को सप्लाई होते हैं, जैसे पैलेडियम है, एल्यूमिनियम है, निकल है। ये जो सारी चीजें ये मोबाइल फोन्स और ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चर में काम आते हैं, इसमें इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया के 30% वेट प्रोड्यूस करते हैं। भारत में तो 90% सनफ्लावर ऑयल कंज्यूमशन इनके प्रोडक्शन से होता है और ईयू, खास करके जर्मनी तो रूसी नेचुरल गैस पर पूरी तरह से फिलहाल निर्भर है। रशिया से जर्मनी तक 2 गैस पाइपलाइंस हैं, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाता है। यह दरअसल बाल्टिक सी के अंदर से गुजरकर रशिया से जर्मनी तक नेचुरल गैस पहुंचाता है। अब ये नेचुरल गैस क्या चीज है? ये दरअसल कोल और पेट्रोलियम की तरह ही फॉसिल फ्यूल्स हैं और ऐसा मानते हैं कि वातावरण में कोल से ज्यादा ये वातावरण को कम दूषित करते हैं, कम पॉल्यूट करते हैं। हालांकि इसमें भी कई तरह के डाउट्स, डिबेट्स एंड आर्गुमेंट्स अभी हैं। खैर, जर्मनी रूस से इस फॉसिल फ्यूल को नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए अपने वहां इंपोर्ट करता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 के कंस्ट्रक्शंस जून 2011 एंड सितंबर 2021 में रिस्पेक्टिवली खत्म हुए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जर्मनी के लगभग नेचुरल गैस के डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करता है। अब यूक्रेन क्राइसिस के बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऑपरेशन को जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया है। अब इसे सस्पेंड करके रखा हुआ है। वैसे भी अमेरिका, ईयू में इस यूरोपियन यूनियन में इस रशियन इंटरफेरेंस से खुश भी नहीं है। बट अगेन, नॉर्ड स्ट्रीम 1 अभी भी फंक्शनल है एंड एज आई सेड, जर्मनी इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट फॉर इट्स नेचुरल गैस कंजम्पशन। It will be now interesting to see Germany finding some other partner or some other source for its natural gas requirement, especially after it has put sanctions on Russia. तो रशिया में सैंक्शन देने के बाद अब जर्मनी को शायद कोई रास्ता इख्तियार करना होगा। लेकिन अमेरिका के रशियन गैस और ऑयल इंपोर्ट्स पर सैंक्शंस के अनाउंसमेंट के 24 घंटे पहले ही यूरोपियन यूनियन ने यह ऐलान किया है कि वे रशियन सप्लाई को रोकने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इसमें भी ईयू डिवाइडेड है। पोलैंड सहित ईस्टर्न यूरोप रशिया के साथ रिश्ते कम करने में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, पर वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जैसे कि आपके फ्रांस है, जर्मनी है, इसे रातों रात ये खत्म नहीं करना चाहते। इसका भी कारण है यूरोपियन यूनियन के 40% क्रूड ऑयल और 45% नेचुरल गैस सप्लाई रशिया से आता है। अब अमेरिका चाहता है कि यूरोप में रूसी दबदबा कम से कम हो। ऊपर से वार के कारण जो रूट्स पारंपरिक तौर पर माल ढोने के लिए इख्तियार किया जाता था, उन पर पाबंदियां लग जाएंगी।
रूट चेंज का इमीडिएट असर तो हमें देखने को जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि रूस ने अपने ऊपर सैंक्शंस के जवाब में दुनिया भर के 36 कंट्रीज के एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यानी अब इन 36 कंट्रीज के रूस के साथ कोई हवाई, कोई एयर कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब एयर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कंप्लीटली बंद। ऊपर से ये देश अब एशिया तक माल पहुंचाने के लिए रूसी जमीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। और फिर यूक्रेन अपने बंदरगाह बंद कर देंगे। मतलब अब प्लेनों को लंबा उड़ना होगा और ज्यादा ईंधन खर्च करना होगा, मतलब कम माल ढोएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे सामानों के। ब्लैक सी का इस्तेमाल ना कर पाना भी सी रूट ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा अड़चन है। इस बात को ऐसे समझते हैं, रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हमें 3 सिनर्जाइजिंग फैक्टर्स दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। फर्स्ट है फाइनेंशियल सैंक्शंस। रूस पर जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद रूस दरअसल आर्थिक तौर पर दुनिया से कट गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया रूस के $643 बिलियन का अपना फॉरेन एक्सचेंज को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। मतलब जो राशि डॉलर, पाउंड, यूरो में है उसे अभी वे रूसी करेंसी रूबल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब उस पैसे का वह इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि रूस की सोवरेन वेल्थ फंड, जिसे रशियन नेशनल वेल्थ फंड कहा जाता है, वहां से भी 1 रूबल वे खर्चा नहीं कर पा रहा है। और तो और रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया है। मीनिंग देयर बाय रशियंस नाउ वोंट बी एबल टू यूज ग्लोबल पेमेंट सिस्टम फॉर देयर बिजनेस। नाउ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में वे ग्लोबल सिस्टम के पेमेंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यहां तक कि वीजा, पेपाल, स्मार्ट कार्ड जैसी सर्विसेज अभी रशियंस के लिए सस्पेंडेड है। और ये बहुत जो टूरिस्ट है, जो बाहर देश रशिया से बाहर है, उन टूरिस्ट को बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा है। ऊपर से मैकडॉनल्ड्स हैं, डिज्नी, नीके, एडिडेस, हार्ली डेविडसन, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा, रेनॉल्ट और कई कंपनियों ने रशिया के साथ बिजनेस करना भी बंद कर दिया है। हाउएवर द रशियन बिजनेस जो एनर्जी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्विफ्ट सैंक्शन। मतलब स्विफ्ट सैंक्शन उसके ऊपर नहीं लगेगा। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम वे कर सकते हैं। इन सैंक्शंस का खैर अभी बहुत जल्दी रूस के बाहर असर नहीं होगा। दूसरा फैक्टर है कमोडिटी प्राइसेस, जो आम आदमी के लिए बहुत मायने रखता है। अब देखिए, कमोडिटी प्राइसेस जो राइज होते हैं, इसके 3 कारण हम एज्यूम कर सकते हैं। पहला है सैंक्शंस, जिसे हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है लोगों में घबराहट। यह बहुत बकवास और बेकार वाली चीज है। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ साल पहले नमक खत्म होने की खबर से, मैं इसे खबर नहीं आबा कहूंगा, लोग इतने हड़बड़ा गए कि दुकानों में नमक की बिक्री कुछ ही घंटों में इतनी हुई कि मार्केट में नमक के खत्म होने का आतंक मच गया और प्रशासन को इसलिए कुछ समय के लिए नमक की बिक्री पर रोक लगानी पड़ी। पता नहीं ऐसे समय में हमारी लॉजिक और हमारी सोच कहां चली जाती है। नमक कभी क्या खत्म होने वाली चीज है क्या? समुद्र कभी सूख सकता है क्या? और इसी हड़बड़ाहट के कारण लड़ाई छिड़ गई है। ये सुनकर लोग सामानों के दाम बढ़ा देंगे। ना, दिस इज एक्चुअल लोकल इशू। इसमें लोग सप्लाई कंसर्न के चलते ऐसे इलॉजिकल काम कर बैठते हैं। ऊपर से भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का लोकल से उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ बाहर से आए सामान के दाम कंपैरेटिवली लोकल प्रोडक्ट से बहुत कम में मिलते हैं। है ना हंसी की बात? दरअसल वोकल फॉर लोकल एक जियो और जीने दो कॉन्सेप्ट है, जहां लोकल्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मतलब बेचने वाले भी फायदे में हो और खरीदने वाले भी। तीसरा फैक्टर है युद्ध में हुए नुकसान। यूक्रेन तो अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉसेस झेल ही रही है। साथ में सैंक्शन रशिया जो अटैकर हैं, उनके भी रिसोर्सेस बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं और इसके कोलेट्रल असर बाकी दुनिया को असर करेगा ही। इसकी भरपाई के लिए हम सबको अपने हिस्से की कीमत किसी न किसी तरीके से चुकाने होंगे। फाइनेंशियल सैंक्शंस और कमोडिटी प्राइसेस के बाद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी एक फैक्टर है जो वार इंपैक्ट से आता है। देखिए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही डिस्टर्ब नहीं होता, इसमें जो फाइनेंशियल चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सपोज रूस में सैंक्शन लगने के बाद कुछ कंपनियां जो रूस के साथ बिजनेस करना चाहेंगे, उसे वहां इन्वेस्ट करने के लिए कुछ और रास्ते, कुछ और तरीके अपनाने होंगे, जिसके लिए उन्हें काफी समय लग जाएगा और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जैसे कि हम आगे बोल चुके हैं कि किस तरह से रूट्स के चेंज होने से सामान की कीमतें बढ़ सकती है। जैसे जो लैंड रूट जो यूरोप से चीन को कनेक्ट करता है, जो रशिया से होकर गुजरता है, ईयू शायद उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। तुर्की अपने बंदरगाह बंद कर देंगे। अब सोचिए, ग्लोबली जो एयर स्पेस है वे 35% ऑफ टोटल फ्लाइट कवर करता है। अब रूस का 36 कंट्रीज के एयर स्पेस के रूट्स को बदल देना कितना हमें महंगा पड़ेगा, यह हम इमेजिन कर सकते हैं।
जहां तक मैं समझता हूं, बाकी जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जो यूरोपीय देशों में हो रहा है, इसका असर हमें रिपल इफेक्ट के तौर पर मिलेगा। बहुत ज्यादा अभी इतना जल्दी हमें असर नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है इराक और सऊदी अरबिया। इस मामले में इंडिया का रूस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, हम रूस से कुछ और चीजों पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि एडिबल्स हैं, डिफेंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मेडिसिन हैं, इन चीजों पर हम डिपेंडेंट हैं। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका ने भी रूसी तेल और नेचुरल गैस को लेना बंद कर दिया है और यूके ने भी इस दिशा में कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिमांड्स बाकी कंज्यूमर्स के करंटली जो सोर्सेस हैं उस पर पहले से ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। यानी डिमांड ज्यादा हो जाएगा और इसलिए तेल के दाम बढ़ सकते हैं। और अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो सामानों के दाम बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। यानी भले ही वार के इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है रूस और यूक्रेन पर हो, लेकिन इसका सस्टेन इफेक्ट दुनिया भर में होगा। भारत में तो जनवरी महीने से ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 6% पर आकर आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अपर लिमिट को क्रॉस कर चुका है। यानी हो सकता है थोड़ी सी धीमी हो, पर इसका असर जरूर होगा और इसका सबसे ज्यादा वजन पड़ेगा आम लोगों पर, जिनकी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा ईंधन और राशन पर खर्च होता है। अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके सोल्यूशन पर अभी बात करने वाले हैं। देखिए, मिडिल क्लास लोगों के ज्यादातर पॉपुलेशन राशन और ईंधन में अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा खर्च कर देते हैं। अब ईंधन यानी गैस, खास करके जो एलपीजी है, इसके दामों पर तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर राशन में जो सब्जी वाला हिस्सा है ना, उसमें हम थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली द फैक्ट इज, इन्फ्लेशन का आना लगभग तय है। भगवान करे कि मैं गलत हूं, पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। यह बहुत आम समझ है कि हम सब्जी बिना खरीदे भी खा सकते हैं अगर हम उसे अपने आंगन में उगाए तो। किचन गार्डनिंग आपके राशन पर खर्चे को बहुत हद तक बचा सकता है। विश्वास कीजिए, मैंने भी अपने आंगन में अभी सब्जी उगाना शुरू कर दिया है। इसका वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन लोगों को यह एक बहुत एक्सैजरेटेड सीन लगेगा, इसलिए इस वीडियो को मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं, नहीं डाल रहा हूं। मैं तो कहता हूं, अगर आपके पास जगह और समय दोनों है तो जितना हो सके आप इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर आप किसान हैं तो और बढ़िया बात है, आप इस दिशा में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में गैस का इस्तेमाल इस वक्त एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल तरीके से कीजिएगा। हो सके तो गाड़ी कम चलाना शुरू कर दीजिए, पैदल और साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी सेहत तो बनी रहेगी और इन्फ्लेशन में आपको थोड़ा बहुत इसे रोकने में आप अपना मिनिमल कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। ये बातें मैं जानता हूं कि वो छोटी लग रही होंगी या फिर लग रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहा है, पर ट्रस्ट में इसका असर बहुत ज्यादा है। जहां तक जंग की बात है, ये तो थमती नजर नहीं आ रही है। रूस हमला तेज कर रहा है और यूक्रेन उतनी तेजी से बचाव भी कर रहा है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब 60,000 से भी ज्यादा, 66,224 टू बी प्रिसाइज, बाहर देश रहने वाले यूक्रेनी अपने वतन रशिया से लड़ने के लिए लौट रहे थे। बेलारूस और पोलैंड बॉर्डर में 2 बार रशिया यूक्रेन मीटिंग्स फेल होने के बाद तुर्की द्वारा मीडिएटेड मीटिंग भी बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। व्लादिमीर जेलेंस्की ने नेटो से जुड़ने की बात रद्द कर दी है। इसके अलावा उन्होंने क्रीमिया और दोनबास को भी इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करने का ऐलान किया है। व्लादिमीर पुतिन ने भी स्पष्ट किया है कि उनका इरादा यूक्रेन पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं है, ना ही सरकार को गिराना है, बल्कि वे यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, डीनेजिफाई करना चाहते हैं। पर दुख की बात यह है कि अभी भी रूसी हमला जारी है और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। जो 2 बिलियन यूक्रेनी पलायन कर चुके हैं, सो अलग। मेरी तो दुआ है कि जितने भी मैंने अंदाजे लगाए हैं वो गलत साबित हो और जंग जल्दी थम जाए और अमन और शांति जल्दी बहाल हो। जाते जाते एक और आपसे अनुरोध, अगर वीडियो को पसंद किया हो और अगर मेरी कमेंट्री आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। देश हित में सोचिए, देश हित में कीजिए। जय हिंद।